गलती। ये गलती जो शब्द है ना, ये कभी कभी इतना भारी पड़ जाता है ना हम लोगों को कि इसका अंदाजा खुद हमें नहीं होता। हम सभी लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी गलती करी है, लेकिन उस गलती का जो अंजाम होता है, जो उसका परिणाम होता है, जो उसका नतीजा होता है, वो कभी कभी इतना भयानक होता है ना, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो जाती है। कई लोगों के साथ ऐसे हादसे होते हैं जिसके चलते वो ऐसे समय में पहुंच जाते हैं जो वो जिंदगी भर शायद कभी भुला ना पाए। एक ऐसी अनहोनी घटना घटी ऋषभ के साथ में वेस्ट बंगाल के अंदर सन 2018 में। वो एक ऐसी गलती कर बैठे जिसे वो चाहते तो यहाँ पे इग्नोर कर सकते थे। उनके पास में पूरा ऑप्शन था कि वो अपनी गलती को इग्नोर कर दें। गलतियां भी ऐसी होती हैं कि कभी कभी तो हमें मालूम ही नहीं चलता कि वो गलती है, और कभी कभी हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि ये गलती भयानक हो सकती है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन एक कहावत आपने हमेशा सुनी होगी कि जो जवानी का जोश होता है ना, उसके अंदर इंसान को यही मालूम नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसी ही एक भयानक गलती ऋषभ ने कर डाली 2018 के अंदर, जिसके चलते उनका एक चुड़ैल से सामना पड़ गया। एक ऐसी भयानक चुड़ैल उनके पीछे पड़ गई जिसने उनका पीछा आज तक नहीं छोड़ा। जी हाँ, आज तक भी वो चुड़ैल उनके पीछे पड़ी हुई है। तो क्या है कहानी, बताता हूं आपको। ऋषभ बेसिकली यहाँ पर ब्लॉगर है, वो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं और घूमना फिरना उनको बहुत पसंद है। बाइक है उनके पास में और यूट्यूब पे उनका चैनल भी है। तो ऋषभ जो है इधर ब्लॉगिंग करते हैं। 2018 के अंदर वो इंडिया टूर कर रहे थे, जिसके चलते पूरी इंडिया में वो घूम रहे थे। पंजाब से वो बिलोंग करते हैं और ये हादसा ऋषभ के साथ में हुआ था 29 मई 2018 की एक रात को। 29 मई 2018 की रात में वो वेस्ट बंगाल में कोलकाता के पास में थे। उस वक्त ये भयानक घटना उनके साथ में घटी। अब मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं नहीं जानते हैं कि जो वेस्ट बंगाल है वो फेमस है इस चीज के लिए कि वहां पे टोने टोटके वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी तरीके से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहां के लोग बुरे हैं या फिर इस तरीके की बातें, बट कई लोगों ने मुझसे पर्सनली आकर ये बात बोली है कि वेस्ट बंगाल के अंदर ये सब चीजें आपको आम मिल जाएंगी। हर दूसरे घर के अंदर लोगों को इस तरीके की टोने टोटकों के बारे में मालूम रहता है। तो वेस्ट बंगाल के ये किस्से काफी ज्यादा फेमस है। 29 मई की रात को ऋषभ के साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी। उधर कोई टोना टोटका तो नहीं था, लेकिन उन्होंने आफत को खुद इनवाइट किया। कुछ लोग आफत को खुद ही बुला लेते हैं। 28 मई को ऋषभ जो थे इधर वेस्ट बंगाल में जाते हैं, कोलकाता के आसपास वो घूम रहे थे। 29 मई को वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा बहुत और घूम लेता हूँ, एक्सप्लोर कर लेता हूँ, 1-2 दिन और 3-4 जून के अंदर अंदर मैं वेस्ट बंगाल को छोड़ करके आगे बढ़ जाऊंगा। ये उनका प्लान था बेसिकली। तो 29 मई को ऋषभ शाम में यहाँ पे एक हाईवे पे चल रहे होते हैं, और वो हाईवे जो था वो ऐसा नहीं कि सुनसान हाईवे हो, बहुत खचाखच भरा हुआ हाईवे था। और इस तरीके का हाईवे था, आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर जाम लगने की पूरी आशंका थी। मतलब जाम लगने ही वाला था, कुछ इतना ज्यादा वो भरा हुआ हाईवे था, बहुत ज्यादा क्राउडेड था, बहुत ज्यादा वहां पे गाड़ियां वगैरह थी। ऋषभ ने सोचा कि यार एक तो मैंने हाईवे का रास्ता पकड़ा और ऊपर से ये आफत मेरे सवार आ गई, हाईवे पे भी मुझे खाली रोड नहीं मिली। कुछ दूर ही वो चले होंगे, कुछ 10-15 मिनट वो दूर चले होंगे कि हाईवे यहाँ पर खाली होना शुरू हो जाता है। हाईवे खाली होता है और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हाईवे और खाली होता जा रहा था। कुछ यहाँ पर 15 मिनट और बीतते हैं। अब ऋषभ एक ऐसी जगह पर आ गए थे, हाईवे की एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहां पर गाड़ियों का नामो निशान नहीं था। कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थी। वक्त भी बहुत लेट हो चुका था। अगर मैं वक्त की बात करूं तो यहाँ पर रात के 10 बज चुके थे। वो इतनी देर से बाइक चला रहे थे और 10 बजे का वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त पे हाईवे हो या कोई भी रोड हो, वो खाली होनी शुरू हो ही जाती है। मैक्सिमम लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त पे ज्यादा ये चीज होती नहीं, लोग अपने घर पहुंच ही जाते हैं। ऋषभ यहाँ पर बाइक चला रहे थे एंड इसी वक्त पर उन्हें नेचर्स कॉल लगती है, यानी कि उनको सूसू करने की, पेशाब करने की तलब लगती है। अब वो आसपास देख रहे थे कि भाई यहाँ पर कहीं पे वॉशरूम हो तो वो जा सके, बट उन्हें कोई वॉशरूम नहीं दिख रहा था। हर जगह खेत खलियान थे। अब ऋषभ के पास में यहाँ पे पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो खेत खलियान में जाकर के हल्के हो सकते थे। उनके पास में पूरी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ऋषभ का दिमाग कुछ और ही बोल रहा था। वो थोड़ी दूर और जाते हैं और वहां पर उनको एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है और उसके साथ में एक टूटा हुआ घर। मतलब आप उसको घर नहीं कहेंगे, आप उसे हट कहेंगे, झोपड़ी कहेंगे। और उस झोपड़ी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये झोपड़ी कुछ 70-80 साल पुरानी है, बहुत पुरानी हालत में थी वो। उस झोपड़ी के बाहर जो थे मकड़ी के जाले वाले लग चुके थे। ऋषभ ने यहाँ पे सोचा कि मैं इनके घर में जाकर के हल्का हो लेता हूँ। तो वहां पर उन्होंने आवाज लगाई 1-2 बार, कोई है भाई, इस तरह से उन्होंने बोला। अंदर से कोई नहीं आया।
ऋषभ के दिमाग में इधर एक खुराफात सूझी। उन्होंने कहा जब इधर कोई है ही नहीं तो मैं इस झोपड़ी के सामने हल्काऊंगा, इस झोपड़ी के सामने पेशाब करूंगा। वो इधर पेशाब करना शुरू कर देते हैं और झोपड़ी के अंदर पेशाब कर देते हैं। साथ में पीपल का पेड़ था और झोपड़ी के अंदर वो पेशाब करना शुरू कर देते हैं। अब कमाल की बात यह थी कि उस वक्त पर इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि इंसान के पसीने छूट जाए। लेकिन अचानक से जब ऋषभ यहाँ पर हल्के हो रहे होते हैं तो वहां पर हल्की हल्की हवा चलने लग जाती है। कोई डरावनी हवा नहीं थी, वो हल्की फुल्की सी हवा इधर चलनी शुरू हो जाती है। ऋषभ को भी अच्छा लगता है कि चलो भाई हवा तो चली कम से कम। वो यहाँ पेशाब कर रहे होते हैं और मनी मन में उनको ऐसा लग रहा था कि न जाने उन्होंने यहाँ पे क्या जीत लिया हो। उनको बहुत खुशी हो रही थी कि कितना अलग मैंने आज चीज की है, कि कितनी अलग मैंने यहाँ पे चीज करी है कि किसी के घर के अंदर मैं यहाँ पे पेशाब कर रहा हूँ, इधर सूसू कर रहा हूँ। वो इधर हल्के हो जाते हैं। मुड़ करके जब वो जा रहे होते हैं अचानक से ऋषभ को ऐसा लगता है कि उनके बालों के ऊपर किसी ने फूंक मारी है। वो हवा नहीं थी, वो फूंक थी। फूंक अलग चीज है, हवा अलग चीज है, आपको अच्छे से इसका डिफरेंस मालूम है। तो उनको लगता है ये फूंक किसने मारी है, जैसे कि कोई शक्ति उनको अपने पास में बुला रही हो। उनको ऐसा लग रहा था और उनको अलग ही एक फीलिंग आ रही थी कि वो वापस से उस हट के अंदर जाए। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनको हट के अंदर वापस जाना चाहिए। ऋषभ को हल्का हल्का ऐसा लग रहा था कि शायद वो उस हट की तरफ खींचते जा रहे हैं, मेंटली, फिजिकली नहीं। ऐसा नहीं कि उनके पैर अपने आप वहां पर हट की तरफ जा रहे थे, ऐसा नहीं था, बट मेंटली शायद वो उस स्टेट में नहीं थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको हट के अंदर वापस जाना चाहिए। वो मुड़ते हैं, हट की तरफ अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सडनली उनको लगता है नहीं, मैं क्यों जाऊं इस हट के अंदर जब इधर कोई है ही नहीं, और ये क्या अलग सी चीज मेरे साथ में हो रही है, मैं इस हट के अंदर क्यों जा रहा था, मुझे नहीं जाना चाहिए। वो वापस से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े थे, कुछ 15 मिनट बीत जाते हैं। उनको भूख लग रही थी। उन्होंने देखा यहाँ पे एक ढाबा है, तो वो उस ढाबे पे बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं। उस ढाबे के मालिक से पूछते हैं भाई यहाँ पर कहीं पर रहने वहने की सुविधा है तो बताओ हमको। वो कहता है जी साहब आप ढाबे पे रुक जाइए, ढाबे पे रह सकते हैं आप, और हम आपको कंबल रजाई दे देते हैं। 30 रुपए की एक रात है यहाँ पे, 30 रुपए में आप यहाँ पर कंबल रजाई लेकर के रह सकते हैं। वो कहता है नहीं नहीं भाई मैं ढाबे की बात नहीं कर रहा, मुझे बताओ यहाँ पे आसपास कोई होटल वगैरह है जहाँ पे रह सकते हैं। वो एक आदमी कहता है क्या साहब क्या बात कर रहे हो, होटल वगैरह तो या तो पीछे है या फिर आगे है। इस वक्त पर तो आपको कोई भी होटल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो होटल है वो भी कुछ 30-40 किलोमीटर दूर है। अभी तो बस ये मान लीजिए कि इस जगह पर हमारा ही ढाबा है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। ऋषभ पूछते हैं भाई तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारे ढाबा है यहाँ पे। वो कहता है सर हम यहाँ के लोकल आदमी है, हमारा तो रोज का उठना बैठना है, हम तो जानते हैं यहाँ पे कि ये जगह जो है इधर सिर्फ हमारे ढाबा है। वो कहते हैं साहब आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 30 रुपए दे दीजिए हमको और आप रजाई कंबल ले लीजिए, आप यहीं पे सो जाइए। ऋषभ को लगता है शायद ये आदमी मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है या फिर पैसा वैसा इसको लग रहा है कि मेरे पास में ज्यादा है। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा रुक जाओ, तुम रुक जाओ, मैं अभी थोड़ी दूर आगे जाना चाहता हूँ, फिर मैं आगे से वापस आऊंगा। वो आदमी कहता है कोई बात नहीं साहब आप मत जाइए, आगे आप मत जाइए, यहीं पर रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषभ कहते हैं नहीं मैं आगे जा रहा हूँ। वो आगे चले जाते हैं। कुछ यहाँ पर 5-7 मिनट वो आगे और ड्राइव करते हैं। उनको दिखाई देता है एक आलीशान होटल। ऐसा होटल मानो कि आप पूरे इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको वो होटल नहीं मिले। इतना सुंदर होटल कि 5 स्टार 7 स्टार कोई भी स्टार लगा लीजिए, इतना खूबसूरत होटल हो ही नहीं सकता। वो कुछ इस किस्म का होटल था कि इंसान उसको देखते ही उसके अंदर चला जाए। वो होटल इतना ज्यादा प्यारा था। ऋषभ भी उस होटल को देखते हैं तो अंदर जाने का उनका पूरा मूड बन चुका था। वो बाइक को बाहर पार्क करते हैं, पार्क करने के बाद में वो अंदर जाते हैं। अंदर एक मैनेजर था। मैनेजर कम मैं उस इंसान को ये बोलूंगा कि वो हद से ज्यादा बूढ़ा आदमी था। हद से ज्यादा बूढ़ा आदमी होने का मतलब ये है कि उस आदमी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो इस आदमी की उम्र 100 साल से ऊपर हो। इतनी ज्यादा झुर्रियां थी उसके चेहरे के ऊपर, उसकी आंखें लगभग गली हुई थी, मतलब इतनी गंदी उसकी आंखें थी कि इंसान उसकी आंखों में देख ना सके। कुछ इस किस्म की उसकी आंखें थी। ऋषभ ने उससे पूछा बाबा आपकी उम्र तो काफी ज्यादा लगती है, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे। वो कहते हैं बेटा हमारी उम्र तो सिर्फ 60 साल है। वो कहते हैं 60 साल बाबा आप 60 के नहीं आप 120 साल के लगते हैं। ये उन्होंने मजाक में बोला कि आप 120 साल के लगते हैं। वो कहते हैं नहीं बेटा मेरी उम्र 60 साल ही है। आदमी बहुत ज्यादा बूढ़ा था वो कहते हैं बाबा यहाँ पे कोई रूम मिलेगा। ऋषभ को लगता है कि शायद इतना महंगा रूम होगा कि वो इसको अफोर्ड ना कर पाए, तो उनको वापस ढाबे पे जाना पड़े। लेकिन वो आदमी कहता है हाँ बेटा रूम मिल जाएगा तुमको, 350 रुपए पर नाइट के हिसाब से रूम मिल जाएगा।
इतने आलीशान होटल के अंदर 350 रुपए पर नाइट का रूम, उन्हें कुछ हजम नहीं हुआ। उन्होंने कहा इतना ज्यादा यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हो रखी है, हर जगह पे लाइटनिंग ही लाइटनिंग है, और सिर्फ 350 रुपए। तो बड़ा अजीब लगा उन्हें कि ये क्या बात है। तो उन्होंने पूछा भी कि बाबा आप इतने सस्ते में क्यों रूम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं बेटा, हमारा आजकल थोड़ा मंदा ही चल रहा है, तो जो भी आता है हम उसको रूम दे देते हैं, तो अभी ऑफ सीजन है, इसी के चलते हम आपको सस्ता रूम दे रहे हैं। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं। ऋषभ इस झमेले में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, उन्हें रूम मिल रहा था। उन्होंने कहा रूम मिल रहा है, छोड़ो सब दुनिया गई भाड़ की भट्टी में, मैं अपना रूम पकड़ता हूँ। वो रूम की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन उस होटल की सबसे कमाल की बात ये थी कि उस होटल की हर एक चीज उल्टी थी। सबसे पहली निगाह ऋषभ की इधर एक पेंटिंग की तरफ जाती है जहां पे 2 घोड़े दौड़ते हुए उनको दिखाई देते हैं। वो घोड़ों की पेंटिंग उल्टी है। वो जब एक मैट की तरफ जा रहे होते हैं, वो मैट उल्टी बिछी हुई थी, सीधी नहीं थी, वो मैट उल्टी बिछी हुई थी। जब वो अपने रूम की तरफ जाते हैं तो जो चाबी से रूम खुलता है, मतलब आप भी जानते हैं आपका जो कमरा होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलता है, वो एंटी क्लॉकवाइज खुल रहा था। हर एक चीज उल्टी थी। तो उन्होंने पूछा उस मैनेजर से, उस बाबा से कि बाबा ये क्या कर रखा है आपने, हर चीज उल्टी क्यों है। ऋषभ की आदत थी कि वो हर चीज में क्वेश्चनिंग करा करते थे। जो भी चीज अगर उनको दिखती ही थी या फिर वो बहुत अटेंटिव होते थे तो उस चीज को लेकर वो क्वेश्चनिंग किया करते थे। तो बाबा ने कहा बेटा ये हमारे होटल का रिवाज है कि हम हर एक चीज उल्टी रखते हैं ताकि जो लोग हैं उनको यहाँ पर आकर काफी अच्छा लगे। वो कहते कोई बात नहीं बाबा, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको सोने से मतलब था। रात के यहाँ पे 11:30 पौने 12 बज चुके थे। अंदर वो जाते हैं, अंदर जाकर के ऋषभ यहाँ पर बैठे ही थे, थोड़ी देर बैठे होंगे कि इतने में बाहर से गेट खटखटाने की आवाज आती है, नॉक नॉक की आवाज आती है बहुत तेज। ऋषभ यहाँ पर कहते हैं कौन है, कौन दुखी कर रहा है मुझे। वो खटखट की आवाज, नॉक नॉक की आवाज बंद हो जाती है। कुछ यहाँ पर 30-40 सेकंड बीते होंगे कि इतने में ही उस होटल की लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। ऋषभ इतने में गाली बकते हुए उस आदमी को बोलते हैं, मैं गाली नहीं दूंगा यहाँ पर, वो बोलते हैं कि जिसके अंदर हिम्मत है वो अंदर आके बात करे, फिर मैं बताता हूं मैं कौन हूं। वो इस तरीके से बोलते हैं। अब जो पहले नॉक नॉक की आवाज आ रही थी उसकी जगह पर अब हंसने की आवाज आती है, और हंसी भी किसी इंसान की नहीं, किसी औरत की। पहले तो वो हंसी की आवाज हल्की हल्की आ रही होती है, बाद में उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और उसी के साथ साथ चूड़ियां खनकने की भी आवाज यहाँ पे साफ साफ सुनाई दे सकती थी। ऋषभ इस चीज को देख रहे थे और इस चीज को सुन रहे थे। वो उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे डर लग रहा था। उनको ये जरूर था कि शायद वो यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, या फिर ऋषभ को यहाँ पे लूट लिया जाएगा, या फिर वो मैनेजर जो था वो यहाँ पे धोखेबाज था। ऋषभ गेट खोलने की कोशिश करते हैं, वो वहां से बाहर जाना चाहते थे किसी भी तरीके से। इतने में ही बाहर से आवाज आती है, तू देखना चाहता है ना, मिलना चाहता है ना मुझसे, और फिर तू बताएगा ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, ले आती हूं मैं अंदर। इतने में ही वो आवाज आती है कि ऋषभ को तेज का धक्का पड़ता है और वो खिड़की की तरफ जाकर गिरते हैं। बहुत तेज वो गिरते हैं, उनके सर पे हल्की सी चोट आ जाती है, और वो देखते हैं तो उधर से खून निकल रहा था। वो भागते हुए एकदम से बेड के नीचे छुप जाते हैं, और वो देखना चाहते थे कि वो शख्स आखिर है कौन। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो एक लाल साड़ी में एक औरत को देखते हैं, और उस औरत के पैर उल्टे थे, उल्टे पैर थे उस औरत के। ऋषभ को देर नहीं लगती, 1 सेकंड का वक्त नहीं लगता ये समझने में कि ये एक चुड़ैल है। जैसे ही वो अंदर आती है वो फिर हंसना शुरू कर देती है, मंद मंद हंस रही थी, धीरे धीरे हंस रही थी, जैसे उसको मालूम हो कि उसका शिकार कहां पे छुपा हुआ है। जैसे एक शेर जब उसका शिकार थक जाता है तो उसके साथ खेलता है, वो वैसे ही कर रही थी। वो खेल रही थी ऋषभ के साथ में। वो नीचे झुकती है और बेड के नीचे छुप करके ऋषभ को देखती है। ऋषभ को उसकी चमकीली आंखें दिखाई देती है, जिसके अंदर एक अलग ही किस्म की चमक थी, जो हमारी आंखों में, आपकी आंखों में नहीं होती है। इस किस्म की कुछ चमक थी उसकी आंखों के अंदर। वो देखती है, ऋषभ उठते हैं, उठ के भाग रहे होते हैं। इतने में ही ऋषभ यहाँ पर गिर जाते हैं। पीछे वो देखते हैं, वो औरत कोई छोटी मोटी हाइट की नहीं, कुछ 7-8 फीट लंबी थी। उसकी बहुत लंबी चोटी थी जो घुटनों से नीचे तक आ रही थी, और वो चोटी लहरा रही थी, मानो कि उस चोटी के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती हो। उसकी चोटी यहाँ पर लहरा रही थी, पैर उसके उल्टे थे। वो ऋषभ की तरफ चलते हुए धीरे धीरे आ रही थी, जैसे उसे मालूम हो कि ऋषभ यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ऋषभ उठते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक एक छोटी सी जगह से टकरा करके उनके पैर की आखिरी वाली उंगली टूट जाती है। अब आपको मालूम है कि जो आखिरी वाली उंगली होती है पैर की, अगर उस पर जरा सी भी चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है। उनकी उंगली यहाँ पर टूट जाती है। तो अब तक जो ऋषभ यहाँ भाग पा रहे थे, अब वो भागने के लायक भी नहीं थे।
बस हल्का फुल्का वो लंगड़ा सकते थे, वो भागने की थोड़ी बहुत जितनी भी कोशिश कर रहे थे वो कर सकते थे। इतने में उन्हें लगता है कि किसी ने उनको पीछे से खींच लिया है। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो देख सके, लेकिन जब वो हल्की सी गर्दन मोड़ करके देखते हैं तो उस औरत ने अपनी चोटी से उनका पैर पकड़ रखा था। वो औरत बहुत दूर खड़ी थी, खिड़की की तरफ खड़ी थी वो, लेकिन उसकी चोटी इतनी लंबी थी कि मानो उसकी चोटी में ही एक अलग दुनिया है। उसने चोटी से ऋषभ का यहाँ पे पैर पकड़ रखा था और अपनी तरफ खींच रही थी। ऋषभ के यहाँ पे कपड़े जो थे वो घसीटते जा रहे थे और थोड़े से उनके कपड़े यहाँ फट भी चुके थे। उनके सर पे भी चोट थी, उनके पैर में भी चोट थी, और वो बस यहाँ पर गिड़गिड़ा रहे थे, माफी मांग रहे थे कि मेरी क्या गलती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो ये सब बोले जा रहे थे, लेकिन वो चुड़ैल सिर्फ हंसे जा रही थी। उसको तो मानो ऋषभ की कोई बात समझ में ना आ रही हो, उसको तो एक शिकार दिख गया हो। इतने में ही वो चलते हुए आती है और ऋषभ की छाती पर बैठ जाती है। छाती पर बैठ करके वो ऋषभ के मुंह के बिल्कुल करीब आकर के ऋषभ को सूंघना शुरू कर देती है, जैसे कि एक जानवर मांस के टुकड़े को सूंघता है ना, खाने को जैसे इंसान सूंघता है, इस तरीके से वो सूंघ रही थी। और वो अपने हाथों से ऋषभ के बालों को यहाँ पे सहलाती है, और ऋषभ जब वो उन उंगलियों को देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि उस उंगली के नखून आम इंसान की नखून से बहुत ज्यादा लंबे हैं। बस ऋषभ ने यहाँ पे उम्मीद छोड़ दी थी, उनके अंदर जीने की कोई तमन्ना ही नहीं थी, उन्होंने यहाँ सरेंडर कर दिया था। उनके सामने तो जैसे मौत आ चुकी थी, अब उन्हें मालूम था कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। न जाने उनके अंदर कहां से इतनी ताकत आ गई, इतनी ताकत आ गई। उन्होंने जब मुझे स्टोरी शेयर करी तो उन्होंने मुझे खुद ये बात बोली कि मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई, और आज भी मुझे ये बात नहीं मालूम। उन्होंने अचानक से पूरे शरीर की ताकत लगा दी, पूरे शरीर की ताकत लगा दी और उठ करके भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नाकाम रहे, फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट के अंदर इतनी ताकत लगाई कि वो खड़े हो गए, जबकि उनकी एक पैर की उंगली टूटी हुई थी। उसके बावजूद भी वो खड़े हो गए और उसी टूटे पैर से उन्होंने उस लक्कड़ के दरवाजे को लात मार मार करके तोड़ डाला और उसके अंदर एक बड़ा सा छेद कर दिया कि उसके अंदर से एक इंसान बड़ी मुश्किल से निकल सके। निकल तो जाएगा लेकिन मुश्किल से। ऋषभ ने इतना बड़ा छेद वहां पे कर दिया था। वो किसी भी तरीके से वहां भागना चाहते थे। उन्होंने उस छोटे से छेद के अंदर से भागने की कोशिश करी, निकल रहे थे वो, और जो फांसें होती हैं वो ऋषभ के अंदर घुसती चली जा रही थी, जिसकी वजह से और उनको थोड़ी बहुत यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी, खून और बह रहा था, लेकिन दर्द का एहसास तो मानो गायब हो गया था। दर्द का एहसास नहीं था उनको बस एक ही चीज का एहसास था कि मेरी जान पे बनी हुई है, मैं किसी तरीके से जान बचा के भागूं। वो निकल जाते हैं, बहुत तेज वो भागते हैं और भागते हुए एकदम से वो उस रूम से बाहर। अब जैसे वो रूम से बाहर निकलते हैं, उन्हें सामने यहाँ पे 3 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो उनको ऐसे देख रहे थे मानो वो पागल हो। एक पागल जो एक बंद जगह पर फंस गया हो। वो ऋषभ को देखते हैं और कहते हैं, ए लड़के, पागल है क्या तू? यहाँ क्या कर रहा है? वो कह रहे, क्या कर रहा हूं मैं? यहाँ पे आया था, ये होटल के अंदर आया था, और न जाने इस होटल के अंदर क्या है। और वो पीछे देखते हैं, पीछे कोई होटल ही नहीं था, पीछे कोई होटल नहीं था, पीछे एक झोपड़ी थी। ऋषभ की हालत तो मानो ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। वो बिल्कुल इस वक्त पर समझ नहीं पा रहे थे कि ये उनके साथ हुआ क्या था, ये अभी अभी जो उनके साथ में हुआ था ये क्या हुआ। उन्होंने यहां पर कहा, बाबा मैं अभी होटल में था, ये मैं इधर कैसे आया? उन्होंने कहा, इधर कोई होटल है ही नहीं। उन्होंने कहा, कैसे होटल नहीं है? मैं अभी आगे गया था, वहां पे ढाबे वाले ने मुझे बताया था कि इधर आगे जाकर के होटल है। कह रहे, कौन सा ढाबा? कह रहा है, इस हाईवे पर जब इंसान नहीं बन रहा था तो ढाबे वाला ढाबा खोल करके क्या करेगा? यहां से आगे 10 किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं है और उसके 20 किलोमीटर तक कोई होटल नहीं है, चाहो तो तुम चेक कर लो। ऋषभ ने गूगल मैप डाल करके देखा, हाँ उधर तो कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने ये सोचा कि कल मैंने जहां पर खाना खाया था वो जगह कौन सी थी। इसी वक्त पर उनको ये आइडिया आता है कि वो जगह जो थी वो भी शायद से इस चुड़ैल ने ही बनाई थी। वो होटल तो उस चुड़ैल ने बनाया था जहां पे ऋषभ यहाँ फंस चुके थे। वो उस ढाबे के बारे में याद करते हैं तो उन्हें याद आता है कि उस ढाबे के अंदर जितनी भी चीजें थी वो उल्टी थी, मानो ऋषभ के सामने वाली कुर्सी उल्टी पड़ी हुई थी। जो खाना उनको दिया गया था वो भी बहुत अजीब हो गरीब था, जिसके अंदर से यहाँ पे गंदी बदबू आ रही थी कि मानो वो खाना काफी पुराना हो। बहुत अजीब और गरीब चीजें थी। उन्होंने यहाँ पर उस होटल के बारे में भी उन लोगों को बताया कि उस होटल के अंदर वो फंस गए थे और वो होटल जो था उसकी सारी चीजें यहाँ पर उल्टी थी। उन लोगों ने यहाँ पर बताया कि जिस जगह पर तुम इधर फंसे हुए ना बेटा, ये एक चुड़ैल का घर होता था। उस वक्त पर सुबह हो चुकी थी, हल्की फुल्की यहाँ पर जो थी सूरज की रोशनी आ रही थी। ऋषभ ने अंदर झोपड़ी के अंदर देखा तो अंदर की जो तस्वीरें थी वो उल्टी थी। ऋषभ ने इस पजल को सॉल्व कर लिया कि वो कल जिस जगह पर फंसे थे वो इस चुड़ैल का ही घर था। उनको बहुत शर्म आ रही थी ये बात बताते हुए उन लोगों को कि कल उन्होंने यहाँ पर क्या हरकत करी है।
उन्होंने बता दिया फिर भी कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने बता दिया कि कल इस घर के अंदर जाकर के उन्होंने पेशाब किया है। वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते तुम लोग बाहर से आते हो और ऐसी हरकतें करते हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि ऐसे किसी के घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। और जिस घर के अंदर तुम गए हो ये एक चुड़ैल का घर हुआ करता था। आज से 70-80 साल पहले यहाँ पे एक चुड़ैल रहा करती थी जो लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया करती थी और उसके बाद में वो उनको मार करके उनका खून पी जाया करती थी। कभी कभी तो जानवरों की बलि देती थी और कभी कभी तो कुछ 5-7 लोगों की लाशें भी यहाँ पर मिली, जिसके चलते आस पड़ोस के लोगों को उस पर शक होने लगा, लेकिन फिर भी वो हमेशा बच जाया करती थी। ऋषभ जैसे ही हिप्नोटाइज वाली बात सुनते हैं वो कहते हैं हाँ, कल मैं भी जब इस झोपड़ी से बाहर निकल रहा था मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि कोई मुझे अंदर बुला रहा है। और उसके बाद में उनको याद आया कि होटल के अंदर भी वो किस तरीके से उस होटल के रेट को लेकर के कंफ्यूज हो गए थे और कम रेट के चक्कर में उस होटल में फंस गए थे। तो उनको समझ में आ गया था कि उस चुड़ैल ने उनको भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश की थी और ढाबे पर भी किस तरीके से उस चुड़ैल ने उनको रोकने की कोशिश की थी, वो उनको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया था। तो ये इंसिडेंट भी उन्होंने उनको बताया। लोकल लोग आगे बताते हैं कि उस चुड़ैल की मौत अचानक ही हुई। हर कोई उसके आसपास जाने से डरता था। यहां से अगर छोटे बच्चे जाते थे तो गायब हो जाते थे। लोगों की भेड़ें, बकरियां, गाय गायब हो जाया करती थी। कई लोगों की लाशें मिली, लेकिन एक दिन इस पीपल के पेड़ पर उसकी लाश लटकती हुई मिली और वो भी उसकी चोटी के साथ में। उसने अपनी चोटी से ही यहाँ पे फंदा बना रखा था और उसकी मदद से ही वो लटक गई थी। कैसे लटकी, किसने मारा, कोई दूसरी चुड़ैल थी, क्या था, किसी को नहीं पता। वो मर गई थी। लेकिन उसके बाद में इसका जो एक घर था इसको हटाने की नाकाम कोशिशें की गई। ये घर नहीं हटा, लेकिन उसके बाद में इसके इस घर को बहुत मंत्रों के साथ में बांध दिया गया, जिसके चलते ये चुड़ैल इस घर के अंदर ही रह गई। तो जब वो मर गई उसके बाद में भी कई लोगों को ऐसा लगा कि ये घर जो है उनको अपनी तरफ बुला रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी इधर जाने की हिम्मत नहीं करता। कोई अनजान भी अगर आदमी आता है तो वो दूर से ही इस घर को देखते हुए आगे चला जाता है। कोई भी इस घर के पास फटकने की हिम्मत नहीं करता और तुमने इतनी गंदी हरकत जाकर के इस घर के अंदर करी, जिसके चलते तुम उसका शिकार बनते बनते रह गए। ऋषभ बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं इस बात को लेकर के और लोकल से ये बात बोलते हैं कि अपने आप को तुम यहाँ पर खुश नसीब मानो, जिसके चलते तुम्हारी जिंदगी बची हुई है। नहीं तो अक्सर लोग यहाँ पर आ तो जाते हैं पर यहाँ से बाहर नहीं जा पाते। ऋषभ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो इसके बाद में वापस अपने घर पंजाब में लौट चुके थे। इसके बाद में कुछ एक हफ्ते तक उनकी हल्की फुल्की तबीयत भी खराब रही। उनको सपने में भी वही इंसिडेंट याद आता था, वही चुड़ैल दिखाई देती थी जो वहां पर उनको मारने आई थी। अभी भी ऋषभ ने मुझे ये बात बताई है इस स्टोरी को शेयर करते हुए कि अभी भी उनको ऐसे सपने आते हैं कि वो चुड़ैल उनको वहां पर बुला रही है, जैसे ऋषभ उसका एक अनफिनिश्ड बिजनेस हो, एक अनफिनिश्ड खाना हो जिसको उसको पूरा करना है। बार बार वो ऋषभ को यहाँ पे बुलाती है उसी झोपड़ी के आसपास, लेकिन ऋषभ कभी भी नहीं जाते। उनको सपने आते हैं कि उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। उनको ये चीज आज भी दिखाई देती है और उन्होंने मुझे ये बात बोली कि वो जीते जी कभी भी वेस्ट बंगाल वापस नहीं जाएंगे। तो ये भयानक इंसिडेंट हुआ था ऋषभ के साथ में 29 मई की रात 2018 में। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी ऋषभ के साथ में जो हुई थी। बाकी अगर आपके पास में भी कोई ऐसा रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको जीमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, वहां पर आप स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का मैं डाल दूंगा। और अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है, आप टाइप नहीं कर सकते, तो आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी कि आप जितना डिटेल में हो सके उतने डिटेल में जो भी आपके साथ में इंसिडेंट हुआ है उसको शेयर करें, ताकि मैं लोगों तक उसको बहुत अच्छे से पहुंचा पाऊँ। आपकी स्टोरी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ जल्दी आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।